बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। हिंदी की व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय है बच्चों क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। पढ़िए और समझिए। रोज सवेरे आंगन मेरे एक गुरैया आती है, चहक चहक कर फुदक फुदक कर जमकर शोर मचाती है। सारे घर को जगा जगा कर अपनी शान दिखाती है। अम्मा दाना पानी देती, खा पी कर उड़ जाती है। रोज सवेरे आंगन मेरे एक गुरैया आती है। उपयुक्त कविता में चिड़िया क्या क्या करती है लिखिए। अब यहाँ पे आपको इस कविता को पढ़ना है और वो जो चिड़िया है, वो जो गौरैया है, वो क्या क्या काम करती है वो आपको बताना है। जैसे कि वो चहकती है, फुदक फुदक कर शोर मचाती है, तो ये सब जो भी वो क्रिया कर रही है, जो भी वो काम यहाँ पे कर रही है, वो आपको बताने हैं। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है अथवा होता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, छोटा बच्चा रो रहा है, वर्षा हो रही है, धूप निकल रही है, भिखारी भूखा है, गौरव घर में है, रमेश सुंदर है, पुस्तक मेज पर है। इन वाक्यों में या तो काम किया जा रहा है, हो रहा है, अथवा किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने या किसी वस्तु व्यक्ति की स्थिति का बोध हो रहा है। 1 से 4 तक के वाक्यों में रंगीन अंशों से पुस्तक पढ़े जाने, बच्चे के रोए जाने, वर्षा के होने तथा धूप के निकलने के कामों का बोध हो रहा है। जबकि वाक्य 5 से 8 तक वाक्यों में भिखारी, गौरव, रमेश तथा पुस्तक की स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में रंगीन अंश क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के किए जाने अथवा होने, किसी घटना के घटित होने या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा रंगीन अंश पर ध्यान दीजिए। वह पढ़ चुका है। नीलम अपना पाठ याद कर रही थी। वह बहुत तेज दौड़ रहा है। वे अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। वह आ गई होगी। इन वाक्यों में क्रिया की रचना 2 प्रकार के अंशों से मिलकर हुई है। एक अंश वह है जो क्रिया का मुख्य अर्थ प्रदान कर रहा है, दूसरा वह जो मुख्य क्रिया के अलावा शेष बचता है। वाक्य में क्रिया का मुख्य अर्थ प्रदान करने वाला अंश मुख्य क्रिया कहलाता है। जो अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे इन वाक्यों में मुख्य क्रिया है पढ़, सहायक क्रिया है चुका है, मुख्य क्रिया कर है और सहायक क्रिया है कर रही थी। दौड़ मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है रहा है। पहुंच चुके होंगे, आ मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है गई होगी। ध्यान रखिए, क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्दों की। जैसे वह आया, वाक्य में आया क्रिया एक की है, परंतु वह आया था वाक्य में आया था क्रिया एक से अधिक शब्द की है। अब जान लेते हैं धातु के बारे में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के विविध रूप धातु से ही बनते हैं। जैसे खाया, खाओ, खाऊंगा, खा रहा है, खा लेगा, खा चुका होगा आदि क्रिया रूपों में खा एक ऐसा अंश है जो सभी क्रिया रूपों में समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। इस रूप में मिलने वाले मूल अंश को ही धातु कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप। धातु रूपों में जब ना प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे चलना, उठना, बैठना आदि। मूल धातु की पहचान मूल धातु अज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होती है। जैसे तू लिख, तू चल, तू पढ़, तू हंस आदि। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है किसी को। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक का मतलब ही है कर्म के बिना। जैसे गीता दौड़ रही है, बच्चा सोता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ रही है क्रिया का कर्ता गीता है, सोता है क्रिया का कर्ता बच्चा है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः ये वाक्य अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण आना जाना, हंसना, रोना, चलना, भागना, तैरना आदि। अब जानते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तरुण साइकिल चला रहा है, मीनू पुस्तक पढ़ती है। ऐसी क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। पीछे दिए गए वाक्यों में साइकिल और पुस्तक कर्म है। इन क्रियाओं
चला रहा है तथा पढ़ती है का फल सीधे कर्म क्रमशः साइकिल तथा पुस्तक पर पढ़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया पर। कभी कभी एक क्रिया के साथ दो दो कर्म आ जाते हैं, जिनमें पहला कर्म प्राय प्राणीवाचक होता है, इसे गौण कर्म कहते हैं। दूसरा कर्म प्राय अप्राणीवाचक होता है और यह मुख्य कर्म कहलाता है। मुख्य कर्म विभक्ति चिन्ह के बिना होता है तथा गौण कर्म के साथ प्राय को विभक्ति चिन्ह लगता है, जैसे मैं मोहन को वेतन देता हूँ। इस वाक्य में मुख्य कर्म वेतन विभक्ति चिन्ह रहित है, गौण कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं के प्रयोग वाले कुछ अन्य वाक्य देखिए। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य, बच्चा रोता है, फूल खिलते हैं, शेर पेड़ के नीचे बैठा है, तानिया हंस रही है। सकर्मक क्रिया वाक्य, मैं पत्र लिखती हूँ, पत्र कर्म, उसने मिठाई खाई, मिठाई कर्म, वह दूध पीता है, तो दूध क्या हुआ, यहाँ पे कर्म हुआ। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य, मैं माँ को पत्र लिखता हूँ, माँ को क्या है, गौण कर्म है और पत्र मुख्य कर्म है। गुरु जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, छात्रों को गौण कर्म है और हिंदी क्या है, मुख्य कर्म है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अंतर को समझने के लिए वाक्यों में आई क्रिया पर क्या प्रश्न लगाकर देखना चाहिए। यदि क्या प्रश्न करने पर कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है तो वह संज्ञा उस क्रिया की कर्म होगी तथा क्रिया सकर्मक कहलाएगी। जैसे सक्षम चित्र खरीदता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से यदि क्या प्रश्न किया जाए क्या खरीदता है तो उत्तर मिला, उत्तर में चित्र निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है, अतः चित्र कर्म है तथा खरीदता है सकर्मक क्रिया है। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या प्रश्न करने पर कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त ना हो तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है, जैसे वह सो रहा है। वाक्य में क्रिया सो रहा है से क्या सो रहा है प्रश्न किया जाए तो उत्तर में कोई निर्जीव संज्ञा प्राप्त नहीं होती, अतः सो रहा है अकर्मक क्रिया है। अब विशेष जान लेते हैं। कुछ क्रियाएं मूल रूप से सकर्मक होती हैं। ऐसी क्रियाओं के साथ चाहे कर्म का प्रयोग हुआ अथवा ना हुआ हो, वे सकर्मक मानी जाती हैं क्योंकि वे क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। वह लिख रहा है, गोपाल खा रहा है, वीणा पढ़ रही है, वरुण खरीद रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सभी क्रियाएं ऐसी हैं जो कर्म की अपेक्षा रखती हैं, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं मानी जाती हैं। अब आते हैं क्रिया के कुछ अन्य प्रमुख भेदों पर। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। इनको भी हम विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। सामान्य क्रिया क्या होती है? जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसे राकेश गया, उसने गाया। संयुक्त क्रिया जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे दादी माँ दवाई खा रही है, हर्ष पिताजी बुला रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में खा तथा बुला मुख्य क्रियाएं हैं और खा रही है तथा बुला रहे हैं सहायक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, लाज से लजाना, जूता से जुतियाना। सर्वनाम से अपना से अपनाना, विशेषण से गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना, साठ से सटियाना। अनुकरणवादी शब्दों से थरथर से थरथराना, हिन हिन से हिनहिनाना, खटखट से खटखटाना। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, जैसे माता ने पुत्री को पत्र, माता ने पुत्री से पत्र लिखवाया। हम रसोई से भोजन बनाते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस तालिका को ध्यानपूर्वक और समझिए। सामान्य क्रियाएं यहाँ पे पढ़ना, पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो गया? पढ़वाना। ठहरना, ठहराना, ठहरवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, मैं खाकर पढ़ूंगा,
तो यहाँ पे एक क्रिया खत्म हुई है, दूसरी क्रिया के बारे में वो बता रहा है कि बच्चा दूध पिया, मतलब उसने दूध पी लिया, वो काम हो चुका है, अब वो क्या करेगा, वो अब सो गया है। उपयुक्त वाक्यों में पीकर तथा खाकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ये दोनों क्रियाएं मुख्य क्रियाएं सो गया तथा पढ़ूंगा से पहले हो रही हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के बारे में भी जानिए। अपूर्ण क्रिया, अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित रहते हैं, किंतु इन तत्वों के होते हुए भी क्रिया अपूर्ण रहती है। ऐसी क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वे हमारे थे, मैं उन्हें मानता हूँ। पहला वाक्य वे हमारे पिताजी थे, दूसरा वाक्य मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। अब ये वाक्य पूर्ण लगते हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहा जाता है। ऊपर के वाक्यों में क्रमशः पिताजी एवं गुरु पूरक हैं। रंजक क्रिया, अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया में जुड़कर उसमें एक विशेष प्रकार की नवीनता और विशेषता ला दे तब वह रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे अब रंजक क्रिया यहाँ पे दी गई है और वाक्य प्रयोग दिया गया है। जाना पूर्णता या समाप्ति बोधक, वह उठ गया। सकना सक्यता बोधक, वह गीत गा सकता है। लेना पूर्णता बोधक, उसने पानी पी लिया। देना पूर्णता बोधक, मैंने उसे पुस्तक दे दी। उठना आकस्मिकता बोधक, घायल व्यक्तियों को देखकर बच्चे चीख उठे। आना अनायासता बोधक, चुटकुला सुनकर मुझे हंसी आ गई। चाहना इच्छा बोधक, मैं सोना चाहता हूँ। पढ़ना अनायासता बोधक, चुटकुला सुनकर सब हंस पड़े। समस्त क्रिया, दो क्रिया धातुओं के योग से बनी क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती हैं। इन क्रिया रूपों में दोनों ही धातुओं का अर्थ बना रहता है। जैसे बीमारी के कारण वह चल फिर नहीं सकता। बहुत पढ़ लिए, अब कुछ खा पी लो। इन वाक्यों में प्रयुक्त चल फिर और खा पी समस्त क्रियाएं हैं। आ जा, लिख, पढ़, उठ, बैठ आदि समस्त क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में वो भी जान लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के किए जाने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जिन क्रियाओं के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में क्रिया के होते हुए भी किसी स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं होता तो ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है। अर्थ में विशेषता लाने वाली सहायक क्रिया को रंजक क्रिया कहा जाता है। दो क्रियाओं के योग से बनी क्रियाएं समस्त क्रिया कहलाती हैं। क्या सीखा, सोचकर बताइए। क्रिया किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये आपको सोचकर बताना है। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सुपरिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ पे कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके भेद लिखने हैं और उसको आपको परिभाषित भी करना है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक लिखिए। वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे हमें कर्म का पता चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये क्या है, ये अकर्मक क्रिया होगी। सूर्य प्रकाश देता है, तो ये क्या होगा, ये सकर्मक क्रिया होगी। निम्नलिखित वाक्यों में पूर्वकालिक क्रियाएं छाटिए। व्यायाम करके थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो व्यायाम करके यहाँ पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी कि व्यायाम करके अब उसे क्या करने के लिए बोला है, विश्राम करने के लिए बोला है। तो यानी कि पहले वो क्या करेगा, व्यायाम करेगा, फिर उसके बाद वो विश्राम करेगा। निम्नलिखित वाक्यों में रंजक क्रियाएं छाटिए। क्या तुमने पाठ याद कर लिया, तो यहाँ पे तुमने याद कर लिया, पाठ याद कर लिया, ये क्या होगा, ये रंजक क्रियाएं होंगी। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त द्विकर्मक क्रियाओं में से मुख्य कर्म तथा गौण कर्म छांटकर लिखिए।
रमेश ने मुझे जलेबी दिखाई। तो मुख्य कर्म क्या होगा यहाँ पे, रमेश ने, और गौण कर्म क्या होगा, मुझे जलेबी दिखाई। कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलकर रिक्त स्थान भरिए। मैंने प्रदीप से पत्र डैश। अब यहाँ पे लिख है तो हम इसको क्या करेंगे, मैंने प्रदीप से पत्र लिखवाया। आओ करके देखें, नाम धातु क्रिया बनाइए। बात से क्या हो जाता है, बतियाना, ठीक है। गर्म से हो जाता है गरमाना। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों को नाम धातु क्रिया में बदलकर लिखेंगे। ज्ञान परख, दिए गए दृश्य के आधार पर क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लिखिए तथा साथ ही क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आपको यहाँ पे ये दृश्य देखना है, चित्र देखना है, और इसके आधार पर आपको क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद बनाना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।